आइए आज हम लोग बिहार के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते हैं जो कि आपको बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बीपीएससी या आपको बिहार से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, अदरवाइज सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको कुछ सपोर्ट मिल जाएगा। आपको बिहार से जो भी क्वेश्चन रहेगा वो आपको सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आप लोग गौर से सुने, गौर से जवाब देते रहें, प्रश्न याद हो जाएगा। और एक ज़रूरी बात यह है कि प्रश्न इसमें डिस्क्रिप्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव पढ़ने बच्चे को थोड़ा सुविधा ज़्यादा होता है। और डिस्क्रिप्टिव जो होता है मतलब डिस्क्रिप्टिव मतलब होता है गद्यांश, एक गद्यांश के रूप में, कहानी के रूप में हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा उसमें बोरिंग महसूस होगा। तो बोरिंग महसूस होने के बाद आप लोग इसको डर के छोड़ नहीं दीजिएगा, भागने जाइएगा। भागना नहीं है, ठीक है, इस पर वार करना है। और मैदान छोड़ के भागेंगे आप तो उल्टा गोली लगेगा। आर्मी का नियम पता है आप लोगों को? जी पता है। आर्मी का क्या नियम है? अगर आप भाग आपका ही है, आपकी देश का आदमी आपको मार देगा। अगर आप मैदान में दुश्मन से लड़ते हुए अगर आप भाग गए तो आपका जो कमांडर होता है, कमांडर मतलब सेनापति, वो सेनापति आपको गोली मार देगा। ये आर्मी का नियम है। इसीलिए यदि आप इस चीज़ को छोड़ रहे हैं डिस्क्रिप्ट समझ के, गद्यांश समझ करके, ज़्यादा लंबा समझ करके, तो वही चीज़ आपको परेशान कर देगा एग्ज़ाम में, और जिसके कारण से आपका एग्ज़ाम क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, आप एग्ज़ाम में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए भागना नहीं है, इसको समझिए। कितना दिन ये आपसे दूर रहेगा। आप इसके थोड़ा सा नज़दीक जाने का प्रयास कीजिए, वो ऑलरेडी आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। आज का हमारा अध्याय रहेगा बिहार का संक्षिप्त परिचय। बिहार का संक्षिप्त परिचय यानी कि बिहार का आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बिहार की चौहद्दी के बारे में। और उससे पहले आपको हम एक बात बता दें कि जैसे ये मान के चलिए, अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये बिहार का नक्शा है। और बिहार के नक्शे में हम लोग देख रहे हैं कि ऊपर की ओर जो है वो आपको नेपाल है। तो इससे नेपाल से पहले एक चीज़ जानिए कि ऊपर की ओर जो होता है ना, वो आपको कौन सा दिशा होता है? उत्तर दिशा होता है। ठीक उसके विपरीत में नीचे की ओर जो होता है वो दक्षिण होता है। ठीक है, और ये जो आपका दाहिना हाथ है ना, जिधर आपको पश्चिम बंगाल है, ये आपको क्या होता है? पूरब होता है। और इधर जो ठीक उसके विपरीत में है, ये आप जो देख रहे हैं, ये आपको पश्चिम होता है। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है, अब आपको क्लियर ये हो गया होगा कि बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य है, दक्षिण में कौन सा राज्य है, पूर्व में कौन सा राज्य है, और पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा कि बिहार की चौहद्दी क्या है? उत्तर में नेपाल, बिल्कुल, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अब ये भली भांति समझ गए होंगे आप लोग कि बिहार की चौहद्दी क्या है। अब हम लोग जानते हैं कि बिहार में जिला किस दिशा में है और हम लोग किस दिशा में है, हम लोग इस चीज़ को भी जानेंगे, है ना। मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, किशनगंज, अररिया, है ना, ये सब हम लोग जानेंगे कि आखिर यह किस दिशा में है, हम लोग किस जगह पे अवस्थित हैं। तो आइए जानते हैं धीरे धीरे से हम लोग सभी जिला के बारे में। हम कुछ महत्वपूर्ण जिला के बारे में ही बताना चाहेंगे, क्योंकि बिहार में कितने जिले हैं पहले आप लोग ये बताइए। 38 जिले हैं। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। और 38 जिलों के बारे में जानना थोड़ा कुछ ज़्यादा ही समय इन्वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग कुछ खास जिला के बारे में ही जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपने जिला के बारे में। तो बताइए कि आप किस जिला में रहते हैं? मधुबनी जिला में रहते हैं आप। यहाँ पर देख लीजिए, मान के चलिए ये बिहार है। और बिहार में अगर हम यहाँ पर बात करें, ये आपका सबसे मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब बिचला पॉइंट है। ठीक है, तो इस बिचला पॉइंट में यदि यहाँ पर हम लाते हैं अपने आप को, तो यहाँ पर आप देखिए कि ये उत्तर में क्या है? नेपाल है। ठीक है, बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। तो बिहार के किस एरिया में आप हैं? देखिए, ये नेपाल के ठीक नीचे में ये नेपाल का बॉर्डर है और ये मधुबनी है ना। तो मधुबनी जिला का जो बॉर्डर है वो नेपाल को छू रहा है कि नहीं छू रहा है, ये बताइए। छू रहा है ना। इसीलिए कभी आपको अगर घूमने का मौका मिले तो या जानने का मौका मिले तो अपने लोग तो थोड़ा नियरेस्ट में है, नज़दीक में है, लेकिन मधुबनी जिला जो है वो नेपाल तक है। लोकहा लोखी। और उसके बाद जो आपको ये बहुत अच्छा है, जूता जहाँ पर मिलता है, ये आपको मधुबनी का जो लास्ट पॉइंट है वो एक जगह आता है आपको इनरबा, नेपाल में पड़ता है इनरबा। क्या पड़ता है? इनरबा। वहाँ का जूता बहुत फेमस है, गोल्ड स्टार। गोल्ड स्टार जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग जूता होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको
बिहार के हम लोग किस क्षेत्र में है जरा देखिए। उत्तर में। ये हम लोग ये ऊपर में है ना, ये मधुबनी है ना, तो ये आपको हम लोग उत्तर के क्षेत्र में है। वहीं अगर हम बात करें कि मधुबनी से दरभंगा किस क्षेत्र में है, अगर हम लोग मधुबनी से दरभंगा की ओर जाएंगे तो देखिए मधुबनी से दरभंगा की ओर जा रहे हैं तो मतलब नीचे की ओर जा रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं ना। जरा देखिए हम बड़ा करते हैं, ये मधुबनी है और मधुबनी से हम लोग अगर नीचे की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग किधर जा रहे हैं, दक्षिण की ओर जा रहे हैं। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए कि दरभंगा जिला मधुबनी से किधर है, दक्षिण। देख लीजिए कि ये मधुबनी से जो है सो दरभंगा किस दिशा में है, दक्षिण दिशा में। दक्षिण मत बोलिए, दक्षिण बोलिए, ठीक है, तो दक्षिण दिशा में है। अब हम लोग जानेंगे फिर देखिए दरभंगा से नीचे की ओर गया है आपको समस्तीपुर, ये थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा आपको किस दिशा में भागा है, देखिए थोड़ा सा ये आपको पश्चिम में भागा है, यानी कि दरभंगा से जो है सो थोड़ा सा पश्चिम और थोड़ा सा आपको दक्षिण है ना दक्षिण की ओर भागा है। यानी कि दरभंगा के बाद आपको अगर आपसे पूछे कि अगर आप दरभंगा में हैं और दरभंगा से आपको समस्तीपुर जाना है तो आप किस दिशा में जाएंगे, थोड़ा पश्चिम। नहीं थोड़ा पश्चिम नहीं भी बोलेगा तो ज्यादा जो है वो बोल दीजिए, यानी कि सीधा दक्षिण भी बोल सकते हैं आप, पश्चिम भूल जाइए। अभी अधिक मात्रा में किधर है देखिए, दक्षिण में है ना, दक्षिण में है कि नहीं है। हालांकि दरभंगा देखिए कुछ भाग इधर भी उस एरिया में आता है, ये दरभंगा का पूरा भाग है ना, ये दरभंगा का पूरा भाग है ये वाला, है ना, तो उसी में आपको उसी में सटा हुआ है समस्तीपुर है। तो यहाँ पर ये समझिए सीधा बात कि दरभंगा के ठीक दक्षिण में क्या है, समस्तीपुर है। क्या है, समस्तीपुर है। अच्छा, आप कभी जब ट्रेन से सफर कीजिएगा तो आप देखिएगा कि मधुबनी में जब हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं तो किधर जाता है, इधर की ओर ही जाता है और इधर ही आपको दरभंगा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर सब आपको नजर भी आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जरा देखिए दरभंगा से किधर है, दक्षिण में है। समस्तीपुर के दक्षिण में क्या है, बेगूसराय है। बेगूसराय के दक्षिण में आपको क्या है, नालंदा है। नालंदा के नीचे में जो है राजधानी है ना, राजधानी पटना, ठीक है। तो ये समस्तीपुर के बाद है आपको बेगूसराय, इसका नालंदा है, नालंदा का तो आपको शेखपुरा है, फिर क्या है, नवादा है। तो ये सब जो आप देख रहे हैं सब मधुबनी से दक्षिण दिशा में था, ठीक है। अगर हम बात करें मधुबनी से, अगर आपको कहे कि सुपौल किधर है तो देखिए मधुबनी से सुपौल किधर है बताइए, पूरब में, मधुबनी के पूरब में है, मधुबनी के पूरब में आपको सुपौल है। फिर अगर हम अररिया की बात करें, देखिए मधुबनी के पूरब में आपको क्या है, सुपौल है, वहीं आपको पूरब में और उससे भी पूरब आपको अररिया है और उसके बाद क्या है, किशनगंज है। यानी कि मधुबनी के ठीक जो है सो आपको पूरब में क्या है, किशनगंज पड़ता है। क्या पड़ता है, किशनगंज पड़ता है और अररिया पड़ता है और सुपौल पड़ता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए, सुपौल के बगल में आपको मधेपुरा जिला है, ठीक है। मधेपुरा के बगल में सहरसा है, सहरसा के बगल में खगड़िया है, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लीजिए ये पूर्णिया है और ये कटिहार है। तो ये पूर्णिया और कटिहार देख लीजिए आप लोग, ITI और बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम देने वाले बच्चे, मधुबनी के ठीक पूरब में, मधुबनी के ठीक पूरब और दक्षिण में आपको जो है सो पूर्णिया और कटिहार पड़ता है। और ये आपको पूर्णिया कटिहार जो है बिहार का लास्ट बॉर्डर है। इसके बाद आपको क्या आ जाएगा, नेपाल, पश्चिम देखिए बंगाल। इसके बाद आ जाएगा आपको पश्चिम बंगाल, क्योंकि इसका बॉर्डर कहाँ है, देखिए पश्चिम में, पश्चिम बंगाल है ना, इधर पूर्णिया तो इधर है ना। पूर्णिया का जो बॉर्डर है वो किसको छुड़ा है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को छुड़ा कि नहीं छुड़ा है। देखिए ये पूर्णिया का बॉर्डर है, ये कटिहार का बॉर्डर है, तो ये किसको छुड़ा है, पश्चिम बंगाल को। बात समझ गए। और कटिहार के बगल में है आपको भागलपुर, कटिहार के बगल में क्या है, भागलपुर है। चलिए, अब वही अगर हम बात करें तो भागलपुर के बगल में आपको हो गया मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, बांका, ठीक है, नवादा। बात समझ गए। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा जानते हैं गया के बारे में, जहाँ पर आपको गौतम बुद्ध का धार्मिक स्थान है, ठीक है, गया है। और ये गया देखिए आप कि मधुबनी से जो है सो किधर है, ठीक दक्षिण में है। मधुबनी से किधर है, ठीक दक्षिण में है और थोड़ा सा वो आपको पश्चिम भी गया है, लेकिन आप दक्षिण लेकर के चलिए। फिर गया के बगल में आपको औरंगाबाद, औरंगाबाद के बगल में रोहतास, सासाराम, फिर भभुआ है, ठीक है। चलिए, अब है ये अरवल जिला, जहानाबाद है, नालंदा है और ये पटना है। पटना बिहार की राजधानी है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और आप ये देखिए कि मधुबनी से पटना जो है वो किस दिशा में है, जरा गौर कीजिए, पश्चिम दिशा में। ये आप गौर कीजिए, ये पटना है और ये क्या है, मधुबनी।
तो मधुबनी से अगर आप इधर जा रहे हैं तो ये आपको दक्षिण हो जाएगा, इधर सीधा जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दक्षिण हो गया, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। पटना किधर है, दक्षिण और पश्चिम। मधुबनी से दक्षिण और पश्चिम। पश्चिम है, याद रखिएगा। अगर आप पटना जाते हैं तो मधुबनी से किधर जाते हैं, दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम जाते हैं, ठीक है। चलिए, और पटना किसकी राजधानी है, बिहार की राजधानी है। अब जरा हम थोड़ा मुजफ्फरपुर के बारे में भी जान लेते हैं। मधुबनी से मुजफ्फरपुर देख लीजिए, थोड़ा सा पश्चिम गया है जी, और थोड़ा सा पश्चिम के साथ साथ ये आपको थोड़ा सा दक्षिण भी गया है, यानी कि मधुबनी से मुजफ्फरपुर किधर है, दक्षिण पश्चिम में, किधर है, दक्षिण पश्चिम में। मधुबनी से मुजफ्फरपुर किधर है, दक्षिण पश्चिम में। और पटना किधर है, मधुबनी से पश्चिम और पश्चिम और दक्षिण में है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये सब कुछ महत्वपूर्ण जिला का वर्णन था। अब हम लोग चलते हैं बिहार के कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट पर। आइए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। अब देखिए, एक बात आपको बताते हैं, ये लाइन तो पढ़ लिए होंगे आप लोग, समझ भी गए होंगे कि बिहार के संदर्भ में प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। अब आपको एक बात बताते हैं, इसको याद रखने के लिए आपको पहले से जानकारी होगा कि बिहार के लोगों को लोग थोड़ा गवार निगाहों से देखते हैं और उसको बिहारी घोषित कर देते हैं, बिहारी बोल देते हैं उसको, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि बिहारी भले ही वो थोड़ा कम पढ़ा लिखा हो, उतना जानकारी उनको नहीं हो, तो हम लोग उसको बिहारी कह के उसको उच्चारण कर देते हैं। लेकिन बिहारी के अंदर एक खासियत ज़रूर है कि वह हमेशा सत पथ पर चलता है। कैसा पथ पर चलता है, सत पथ पर चलता है। इसलिए याद रख लीजिए कि बिहार के संबंध में हमें प्रथम जानकारी जो मिलती है वो किस ब्राह्मण से मिलती है, सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। इसलिए इसका ट्रिक यही याद रखिएगा कि सत पे चलता है ना, कहाँ का लोग, बिहार का। इसलिए बिहार के संदर्भ में सबसे प्रथम जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। अब चलते हैं आगे। जिसने अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ विदेह माथव नामक एक राजा का उल्लेख है। मतलब ये जो शतपथ ब्राह्मण है उसमें, फिर से देखिए, जिसमें अपने पुरोहित, पुरोहित मतलब समझते हैं ना, जो आपको पूजा पाठ करवाते हैं, ठीक है, पंडित जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ विदेह माथव नामक एक राजा का उल्लेख है। अगर आपसे पूछ दे, अगर आपसे प्रश्न पूछते कि विदेह माथव नामक राजा का उल्लेख किस ब्राह्मण में है, कहाँ किया गया है, तो याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण में, है ना। विदेह विदे घ घ है, इसको घ बोलिएगा। विदेह माथव, बोलिए विदेह माथव, बोलिए फिर से विदेह माथव। तो विदेह माथव नामक राजा का उल्लेख कहाँ पर है, बिहार शतपथ ब्राह्मण में है। और उसी शतपथ ब्राह्मण से हमें बिहार के संदर्भ में भी कुछ जानकारी मिल जाती है। अगला है, लिखा है कि जिसने मिथिला के गौरवशाली साम्राज्य की आधारशिला रखी थी। आधारशिला का मतलब समझते हैं आप लोग, आधारशिला का मतलब होता है जैसे कोई घर बनता है और उसका जो हम लोग नींव रखते हैं उसी को कहता है आधारशिला। यानी कि मिथिला साम्राज्य, ये जो गौरवशाली मिथिला मैथिली साम्राज्य का जो आधारशिला रखा गया था वो किनके द्वारा रखा गया था, माथव नामक राजा के द्वारा। किनके द्वारा, माथव नामक राजा के द्वारा। अगर आपसे पूछे कि मिथिला साम्राज्य की आधारशिला किसने रखी, माथव राघव, विदेह माथव नामक राजा के द्वारा आपको मिथिला की आधारशिला रखी गई। तो हमने अभी 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जाना, एक बार पुनः हम रिपीट करते हैं, इसको आप लोग सुनेंगे। पहला, सबसे पहले कि बिहार के संदर्भ में हमें प्रथम जानकारी जो मिलती है वो आपको किन स्रोतों से मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से मिलती है। दूसरा जानकारी मुझे ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन बनता है कि आपको शतपथ ब्राह्मण में किस राजा का उल्लेख किया गया है, या माधव राजा की, विदेह माथव राजा का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो विदेह माथव राजा का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बना कि मिथिला साम्राज्य की आधारशिला किसने रखी थी, विदेह माथव राजा ने। मिथिला साम्राज्य की आधारशिला किसने रखी थी, विदेह माथव राजा ने।
विदेह माथव राजा ने रखी थी। ये बात समझ में यहाँ तक आया। और कहता है कि यही विदेह माथव राजा मिथिला साम्राज्य, ये तो बता दिए। चलिए, मिथिला साम्राज्य की आधारशिला किसने रखी है? तो विदेह माथव राजा ने रखी थी। ये 3 क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, अब आप लोग क्लियर हो गया होगा। फिर लिखा है विदेहराज सिरध्वज जनक, विदेहराज सिरध्वज जनक इसी साम्राज्य के यशस्वी सम्राट हुए। कहने का मतलब ये हुआ कि आप मिथिला के राजा के बारे में आप लोग इससे पहले अगर जाने होंगे तो राजा जनक के बारे में जरूर सुने होंगे, क्योंकि राजा जनक का ये गीत बहुत निकला हुआ है नहीं, मिथिला, हाँ, शादी विवाह वाला है। तो आप राजा जनक के बारे में जो सुने हैं, जैसे कि हम बात करें, आप लोग APJ अब्दुल कलाम के बारे में सुने हैं। APJ अब्दुल कलाम किस देश के राष्ट्रपति थे? भारत देश के राष्ट्रपति थे। अच्छा, एक बात बताइए, डॉक्टर मनमोहन सिंह किस देश के राष्ट्रपति थे? भारत के राष्ट्रपति थे। लेकिन भारत का आविष्कार की अगर बात करें, भारत की आधारशिला की बात करें, भारत का आविष्कार किसने किया था? बताइए। वास्को डी गामा ने किया था, है ना, 1498 में। तो वही बात यहाँ पर है, बिल्कुल। इसको जरा सुनिएगा, इसको जरा सुनिए। 1498 में वास्को डी गामा भारत का खोज किया था, ठीक है। तो भारत का खोज किसी और ने किया, लेकिन उस भारत का जो प्रधानमंत्री बने थे, राष्ट्रपति जो बने थे, वो कौन बने थे? APJ अब्दुल कलाम बने थे। उसी तरह से आपको राष्ट्रपति जो है तो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी हुई थी। तो हम लोग ये अभी कभी चर्चा हो जाए कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थे वो किस देश के राष्ट्रपति बने थे? भारत के बने थे। ठीक उसी तरह मिथिला साम्राज्य की आधारशिला विदेह माथव ने रखा था। एक बार पुनः सुन लीजिए, फिर से इस चीज को क्लियर कीजिए। मिथिला साम्राज्य की आधारशिला विदेह माथव नामक राजा ने रखी थी, लेकिन यहाँ उससे आगे जो लिख दिया है कि विदेहराज सिरध्वज जनक इसी साम्राज्य के यशस्वी सम्राट हुए, यानी कि राजा जनक जो थे वो आपको मिथिला साम्राज्य की नींव नहीं रखे थे, वो मिथिला साम्राज्य के एक राजा थे। जिस तरह से APJ अब्दुल कलाम या फिर राधा कृष्णन या फिर आपको जो है सो ये प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये सब राष्ट्रपति हुए थे भारत के। बात कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी कि भारत का खोज कोई और क्या था, ये सब यहाँ पर अपना अपना भूमिका निभाए हुए थे। नहीं समझ में आया तो सीधी बात नहीं समझिए कि मिथिला साम्राज्य की स्थापना विदेह माथव राजा ने किया था। लेकिन मिथिला राजा जनक के बारे में यदि चर्चा हो कि राजा जनक जो थे वो किस साम्राज्य के जनक थे, किस साम्राज्य के राजा थे, तो याद रखिएगा ये आपको कहा के थे? मिथिला साम्राज्य के राजा थे। कौन थे? राजा जनक जी थे। और कहते हैं कि जिनकी पुत्री सीता के साथ अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम का विवाह हुआ था। यानी कि जनक जी के पास एक पुत्री थी और वो पुत्री का नाम क्या था? सीता था। और उन सीता का विवाह राजा दशरथ के पुत्र श्री राम के साथ हुआ था। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल आम भाषा में सुनते आ रहे होंगे। इसलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। फिर लिखा है, कहा जाता है कि तत्कालीन भारत में मिथिला सर्वाधिक सुसंस्कृत और सभ्य राज था। यानी कि मिथिला के बारे में बता रहा है कि बहुत ही सुख समृद्धि था उनके राज्य में। किनके राज्य में? राजा जनक के राज्य में। तो राजा जनक का राज्य मिथिला साम्राज्य है कि नहीं? और बताइए मिथिला साम्राज्य के आधारशिला को किसने रखी थी? माथव विदेह, है ना, विदेह माथव ने, विदेह माथव ने। अब आप लोग को शायद प्रश्न क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो बताइए राजा जनक किस साम्राज्य के राजा थे? मिथिला के। तो बताइए राजा जनक की पुत्री का नाम? उनका विवाह उनका विवाह अयोध्या का चर्चा भी किए हैं हम बिल्कुल किए हैं। अयोध्या की चर्चा किए हैं। अयोध्या के जो राजा थे राजा दशरथ, उनके पुत्र श्री राम के साथ हुआ था। और एक और डिटेल्स आप लोग ले लीजिए कि अयोध्या कहाँ है, बताइए। मिथिला में। अयोध्या आपको यूपी में, याद रखिएगा। अयोध्या कहाँ पर है? यूपी में। एक प्रश्न और सीख लीजिए आप लोग कि अयोध्या जो है वो आपको किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो याद रखिए कि अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। कहा जाता है कि तत्कालीन भारत में मिथिला सर्वाधिक सुसंस्कृत और सभ्य राज था। यानी कि मिथिला जो साम्राज्य था वो बहुत ही सुसंस्कृत, है ना, सभ्य। सभ्य मतलब सुंदर होता है। वहाँ की शासक, वहाँ की जनता वो कैसे थे? सुखी संपन्न थे, सुखी समृद्ध थे। बात समझ में आ रहा है? किसी तरह की संकट नहीं थी, किसी तरह की संकटापन्न स्थिति नहीं थी। कहाँ पर? मिथिला साम्राज्य में। ध्यान दीजिए, लिखा है
कि बिहार, क्या लिखा हुआ है, बिहार की प्राचीनता इसके नाम से ही प्रकट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि बिहार की प्राचीनता के बारे में, बिहार की पुरानी बातों के बारे में जानकारी हमें बिहार नाम बोलने से ही हो जाता है। अगर बिहार की चर्चा करते हैं तो हम लोग इसके सारे दृश्य को देख लेते हैं, सारा दृश्य प्रकट हो जाता है। कैसा प्रकट होता है, तो सुखी और समृद्धि, है कि नहीं। देखिए वस्तुतः विहार शब्द विहार का तद्भव है, यानी कि एक प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए कि बिहार जिस राज्य में आप रहते हैं वह कौन सा शब्द है, कैसा शब्द है, तो वह एक तद्भव है। और अगर आप आपसे पूछे कि यदि बिहार तद्भव है तो इसका तत्सम क्या है, तो आप बोलेगा विहार, यानी कि वो हर्षिकार वी, वो ह आकर हा और र, ये जो विहार है ये आपको तत्सम शब्द है। और इस विहार का जो तद्भव है वो आपको बिहार है जिस राज्य में आप रहते हैं। तो बताइए आप लोग कि अब इससे पहले आपको जानकारी थी इस बिहार के बारे में कि बिहार कौन सा शब्द है। तो आइए फिर इसी तरह से हम लोग और भी अच्छी अच्छी जानकारी लेते हैं। आप लोग इसी तरह से बने रहें जिस तरह से अभी बने हुए हैं, जिसका अर्थ है तो मठ है, और मठ का मतलब होता है भिक्षुओं का निवास स्थान। तो हमने बताया आपको कि विहार आपको विहार से निकला है, और वो जो विहार है उस विहार का अर्थ क्या होता है, मठ होता है। क्या होता है, मठ। और मठ का मतलब होता है भिक्षुओं का निवास स्थान, है ना। तो आपका जो राज्य है विहार वह कहाँ से निकला है, विहार से। और उस विहार का अर्थ क्या होता है, मठ होता है। और मठ का मतलब होता है भिक्षुओं का निवास स्थान। भिक्षुओं का मतलब होता है, ये जो भिक्षुआ लिखा हुआ है, भिक्षुओं का मतलब होता है आपको भीख लेने वाला, भिखारी। तो भिखारी में आपको जो है सो भिखारी ही नहीं आता है, भिक्षु का मतलब आपको जो है सो यहाँ पर भिखारी नहीं आएगा, यहाँ पर ऋषि मुनि आएगा। ऋषि मुनि जो अपना तपस्या करने के लिए कहीं पर मठ बनाते थे, तपस्या करते थे, उसी को कहा जाता था मठ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बहुत सारा नाम सुने होंगे मठ का, बेलूर मठ, है कि नहीं। हाँ। बेलूर मठ का नाम सुने होंगे आप लोग। इसी तरह से बहुत सारे मठ हैं, सारे मठ के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। तो अब पहले ये बताइए कि आप जिस राज्य में रहते हैं वह तद्भव है कि तत्सम है। तो उसका तत्सम क्या होगा, विहार होगा। अगर उसका तत्सम विहार होगा तो बताइए विहार का अर्थ क्या होता है, मठ होता है। और मठ का मतलब यानी कि जहाँ पर संत ऋषि मुनि सब जो तपस्या करते हैं और जहाँ पर रहते हैं, है ना, उसी को कहा गया है, आपको मठ कहा जाता है। बात समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए यहाँ पर इसके बाद आगे है, राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का उदय सर्वप्रथम मगध सम्राट बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। देखिए आप ये सीरियल देख लीजिएगा, सीरियल का नाम है आपको, तो आप लोग चंद्रगुप्त मौर्य सीरियल देख लीजिएगा, उसमें ही इसकी लड़ाई है। बात समझ में आ रहा है। तो जरा ध्यान दीजिए, कहता है कि राजनीतिक शक्ति के रूप में यह उभरा। बिहार का उदय सबसे पहले मगध के सम्राट का मतलब राजा, मगध के राजा बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया कि बिहार, जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य का जो उत्थान हुआ, बिहार राज्य का जो उद्भव हुआ, उसका जो विकास हुआ, वह किस राजा के शासनकाल में हुआ। तो बिल्कुल याद रखना, बहुत ही आसान है। क्यों आसान है पता है, क्योंकि वी से बिहार और बी से बिंबिसार, यानी कि बिंबिसार के शासनकाल में बिहार राज्य का स्थापना हुआ, उद्भव हुआ। और किसके रूप में हुआ था उद्भव, तो राजनीतिक शक्ति के रूप में। किसके रूप में, राजनीतिक शक्ति के रूप में, राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ था। और प्रश्न समझ गए ना कि बिहार का उदय सर्वप्रथम किस राजा के शासनकाल में हुआ था, बिंबिसार। अब एक प्रश्न और बनता है, उसको भी आप जानते चले, यह स्पीडी से जुड़ा हुआ अभी बहुत कुछ बात हम आपको बताते चल रहे हैं, इसलिए आप लोग इस चीज को भी सुनते चले। तो आपका एक प्रश्न यहाँ से बन गया कि बिंबिसार जो थे वह किस वंश के शासक थे। तो याद रखिएगा, बिंबिसार जो थे वो मगध वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, मगध वंश के शासक थे, याद रखिएगा। ठीक है, तो बताइए कि बिहार राज्य का जो उत्थान हुआ है वो किसके शासनकाल में, बिंबिसार के शासनकाल में। बिंबिसार किस वंश के शासक थे, मगध वंश के शासक थे। हाँ बिल्कुल। आगे है, एक प्रश्न और रहता है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया। तो याद रखिए, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने ही किया है, ये भी प्रश्न आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसकी जानकारी हमें वैदिक साहित्य और बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो बिंबिसार के बारे में जाने, हम लोग जो बिहार के बारे में जाने, इसकी जानकारी मुझे कहाँ से मिलती है, तो वैदिक साहित्य से। वैदिक साहित्य का मतलब हुआ कि वेद जो हम लोग पढ़ते हैं, तो बताइए वेद की संख्या कितनी है, वेद की संख्या 4
है ऋग्वेद, सामवेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। आपको ऋग्वेद को माना जाता है और सबसे बाद का वेद सामवेद। आपको अथर्ववेद को माना जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो वेद की संख्या कितनी है? 4 है। वेद की संख्या 4 है। उसी वेद और वेदांग से वेदांग की संख्या कितनी है बता दीजिए पहले। वेदांग की संख्या 6 है और उस वेद और वेदांग जो हम लोग का साहित्य ग्रंथ है उसी ग्रंथ से हम लोग को जो है, और उसी तरह से बौद्ध ग्रंथ से बौद्धों ने जो अपना ग्रंथ बनाया उस ग्रंथ से मुझे बिहार के बारे में जानकारी मिलती है, बिहार के शासक के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? तो बताइए, आप लोग बताएंगे कि बिंबिसार किस वंश के शासक थे? ठीक है, अब बताइए कि बिहार के बारे में और बिहार के राजा के बारे में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? तो याद रखिएगा, वैदिक साहित्य से। किसे? वैदिक साहित्य से और बौद्ध ग्रंथों से। कहाँ से? ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एक बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए आप। जैसे गौतम बुद्ध। बौद्ध के ग्रंथ जैसे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है रामायण, मुस्लिम इस्लाम धर्म का धर्म ग्रंथ है कुरान, उसी तरह से आपका ये बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम बताइए। आपको पता होगा, आप इंटरमीडिएट में पढ़े थे, नहीं याद है? सुत पिटक, विनय पिटक, ये सब जो है आपको बौद्ध धर्म का आपको ग्रंथ था। ठीक है, आइए इसके बाद लिखा है ईसा पूर्व। सबसे पहले एक चीज याद रखिए, ईसा पूर्व जो होता है उसका अंग्रेजी क्या होता है पता है आप लोग को? ईसा पूर्व का अंग्रेजी होता है BC। क्या होता है? BC। और ईस्वी का अंग्रेजी आपको AD होता है। क्या होता है? है ना? और BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर द बर्थ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, और AD का जो फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी होता है, उसको हम लोग हिंदी में ईस्वी लिखते हैं। डेथ के बाद चलते हैं आगे हम लोग। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की बात है। किस शताब्दी की बात है? 4वीं शताब्दी की बात है। यहाँ मौर्य वंश का उदय हुआ। यानी कि अगर आपसे पूछे कि किस शताब्दी में मौर्य वंश का उदय हुआ था, आप क्या बताइएगा? ठीक है, याद रखिएगा कि मौर्य वंश का उदय किस शताब्दी में हुआ था? 4वीं शताब्दी में। अगर आपसे पूछ दे कि मौर्य वंश का उदय 4वीं शताब्दी में हुआ, ये सही बात है, लेकिन आप एक बात बताइए कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बहुत अच्छा, तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब देखिए बिल्कुल आसान है। मौर्य वंश के संस्थापक 4 से चंद्रगुप्त मौर्य थे, इसलिए याद रखिए 4 से 4वीं शताब्दी में मौर्य वंश की स्थापना हुई है। तो बताइए मौर्य वंश की स्थापना कब हुई? 4वीं शताब्दी में। इसके संस्थापक कौन थे? बिल्कुल, तो ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी याद रखिएगा। किस शताब्दी में? ईसा पूर्व में तारीख उल्टा चलता था, लेकिन अभी ईस्वी में तारीख सीधा चलता है। जैसे अभी 2023 चल रहा है, इसके बाद जो आएगा वो क्या आएगा? 2024 आएगा। लेकिन वही अगर ईसा पूर्व की बात करें तो 2023 के बाद 2022 आएगा, तो उसमें उल्टा चलता था। इसके बाद अभी जो ईस्वी है उसमें सीधा चलता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो बताइए मौर्य वंश के संस्थापक फटाफट से, और ये बताइए कि मौर्य वंश की स्थापना किस शताब्दी में हुई? ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। आइए, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस वंश का देखिए बिल्कुल क्लियर कर दिया। किसके द्वारा स्थापित? यानी कि मौर्य वंश का जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और चंद्रगुप्त मौर्य में मौर्य क्यों लगा हुआ है? क्योंकि उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। बात समझ में आ गया? तो स्थापित इस वंश का सबसे प्रतापी शासक सम्राट अशोक हुए। तो याद रखिएगा, मौर्य वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मौर्य वंश का सबसे अधिक प्रतापी शासक, सबसे अधिक प्रतापी राजा कौन थे? सम्राट नहीं भी बोल सकते हैं, क्योंकि सम्राट का मतलब राजा होता है कि नहीं? अशोक सीधे बोल दीजिए। तो बताइए मौर्य वंश का सबसे प्रतापी, सबसे महान राजा का नाम बताइए। बिल्कुल, देखिए एक बात बताइए, जब कोई मर जाता है तो आपको कुछ हो ना हो लेकिन शोक जरूर होता है। इसलिए याद रखिएगा, मर जाने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी शोक मनाना भी है। तो बताइए कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी, सबसे अभिमानी, सबसे शक्तिशाली राजा कौन थे? अशोक थे, राजा अशोक थे। ठीक है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से। याद रखिएगा। ठीक है, अशोक किस वंश से संबंधित थे? अगला प्रश्न है, ईस्वी सन 4वीं-5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासन काल में मगध साम्राज्य पुनः उन्नति के शिखर पर आया और उन्नति के शिखर पर पहुंच गया। इसके पश्चात बंगाल के पाल शासक, तो बंगाल के
पाल शासकों है ना, पाल वंश के शासकों ने 1197 ईस्वी तक यहाँ पर शासन किया था। अब एक चीज़ यहाँ पर याद रखिए, बंगाल के पाल शासक, यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि पाल वंश जो थे वह किस राज्य से संबंधित है? बंगाल राज्य से। पाल बंगाल मिलता है ना। और एक चीज़ और याद रखिए, पाल तो धर्मपाल, नहीं पाल तो गोपाल, याद रखिए पाल तो गोपाल, यानी कि गोपाल जो थे पाल वंश के संस्थापक थे, याद रखिएगा। और पाल तो बंगाल भी याद रहेगा, यानी कि पाल वंश के शासक थे। तो पाल वंश जो थे वो किस राज्य से जुड़े थे? बंगाल से जुड़े हुए थे। तो कहने का मतलब ये है, देखिए मगध साम्राज्य जो थे, मगध साम्राज्य के जो राजा थे बिंबिसार, तो बिंबिसार से आपको लड़ाई हुई किसको पता है आपको? चंद्रगुप्त मौर्य को। और चंद्रगुप्त मौर्य मगध वंश को क्या कर दिया? हरा दिया। किसको? बिंबिसार को हरा करके वो आपको जो है सो राजा बन गया। लेकिन कुछ दिन के बाद आपको जो है सो पुनः ये मगध वंश जो था, मगध वंश फिर से जो है उभरा। और उभरने के बाद जो है इसके पश्चात बंगाल के पाल शासक ने 1197 ईस्वी तक यह शासन किया। कहने का मतलब यह है, एक बार पुनः पढ़ते हैं, ईस्वी सन 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य पुनः उन्नति की शिखर पाया। यानी कि मगध साम्राज्य जो पुनः दोबारा जो उन्नति पर आया है, दोबारा जो मगध उन्नत किया है, किस वंश के शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में। बिल्कुल, ये भी याद रखिएगा कि जब आप नहीं याद रहेगा तो ऐसे याद रखिए कि देखिए गुप्त वंश जो हाँ मगध का मतलब समझिए कि जब आपके मन को कोई दग्ध कर देगा तो किसी बात को आप गुप्त रखने लगिएगा, है ना। इसके जैसे खूब नहीं बोलते रहेगा, हम बन जाओगे तो पैसा दोगे, बन जाओगे तो पैसा दोगे, ये नहीं। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि जब मन दगत कर देगा तो बात को गुप्त रखेंगे ना। इसलिए याद रखिए कि आपको मगध वंश का जब पराजय हो गया था तो वो गुप्त रखने लगा। और तो फिर इसलिए दोबारा उभार जो आया, दोबारा जो उन्नति आई मगध वंश की, वो किस वंश के शासनकाल में? गुप्त वंश के शासनकाल में वह उन्नति की शिखर पर आया। तो बताइए कि मौर्य वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? अशोक। ठीक है। और अशोक किस वंश से संबंधित थे? चलिए, इसके पश्चात बंगाल के पाल शासकों ने 1197 तक यहाँ पर शासन किया था। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए अगले प्रश्न पर। वाराहमी, हाँ तो ये बात बता रहे थे ना, ये तो क्लियर हो गया। 1197 तक शासन किया था। ठीक है, वाराहमी से 17वीं शताब्दी, देखिए वाराहमी से 17वीं शताब्दी की बात हो रही है। 12वीं से 17वीं शताब्दी तक बिहार में मुस्लिम शासन रहा। अब ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है कि बिहार में मुस्लिम का शासन कब तक रहा? याद रखिएगा आप लोग, 12वीं से 17वीं शताब्दी तक। यानी कि देखिए अभी आप लोग 12वीं में प्रवेश कर गए, तो 12वीं में प्रवेश कर गए, बात समझ में आ रहा है? तो 12वीं में प्रवेश कर गए हैं ना, तो आप याद रखिए कि अब तो आपका शासन होगा ना। मतलब आप बाहर में घूमिएगा, आपको थोड़ी ना गार्जियन देखेगा, आप दरभंगा में रहिएगा, पटना में रहेगा, गार्जियन थोड़ी ना देखेगा, आपका शासन रहेगा। इसलिए याद रखिए कि मुस्लिम का शासक किस शताब्दी? 12वीं से 17वीं शताब्दी तक बिहार में मुस्लिम का शासन रहा। मोस्ट भी प्रश्न यहाँ से बन रहा है, जिसका व्यापक प्रभाव आज भी बिहार के सामाजिक सांस्कृतिक ताना बाना पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर का मतलब दिखाई पड़ता है। तो याद रखिएगा आपको यहाँ पर जो है इतना बात महत्वपूर्ण नहीं है, जिसका व्यापक प्रभाव आज भी बिहार की सामाजिक संस्कृति ताना पर पड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार में जो मुस्लिम जो शासन किया था, बिहार में जो मुस्लिम शासन किया था उसका प्रभाव आज भी देखने को मिल रहा है, ये बात बता रहा है। तो ये बात उतना जरूरी नहीं है। इसमें जरूरी बात जो है कि 12वीं से 17वीं शताब्दी तक बिहार में मुस्लिम शासन रहा, ये बात जरूरी है, याद रखिएगा। तो बताइए आपका शासन कब से रहेगा? 12वीं से, यानी कि बिहार में मुस्लिम का शासन कब से कब तक? 12वीं से 17वीं शताब्दी तक बिहार में मुस्लिम का शासक रहा, याद रखिएगा। इस प्रश्न को भूलिएगा नहीं, क्योंकि आप लोग भी क्या है? मुस्लिम है। चलिए, दृष्टिगोचर का मतलब क्या होगा बताइए? दिखाई पड़ना, स्पष्ट होना। आइए अगला प्रश्न है, 12वीं शताब्दी के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, 12वीं शताब्दी के है ना मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस प्रदेश को प्रदेश नहीं है, प्रदेश है, बिहार के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया गया। तो बताइए अब आप लोग यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि 12वीं शताब्दी के मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इस प्रदेश को, यानी कि पहले था विहार, क्या था? विहार। और ये विहार बदल करके 12वीं शताब्दी में, किस शताब्दी में? 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी ही इस राज्य का नाम बदल दिया और रख दिया उसका नाम बिहार। क्या रख दिया? बिहार के नाम से संबोधित करना शुरू कर दिया। तो अगर आपसे पूछे कि आप जिस राज्य में रहते हैं, बिहार राज्य में, उस राज्य का जो संबोधन करना शुरू हुआ वो किस शताब्दी में हुआ? 12वीं शताब्दी में हुआ। तो आइए अब हम आपको कुछ पहले प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब दीजिए। तो बताइए कि बिहार के संदर्भ में जो प्रथम जानकारी आपको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? ब्राह्मणों से, शतपथ ब्राह्मण से, है ना। अब बताएंगे आप लोग
कि ये जो मिथिला साम्राज्य है, मिथिला साम्राज्य की आधारशिला वो किसने रखी थी? माधव माधव विक्रम। विदेह माधव। राजा। चलिए अब ये बताइए कि राजा जनक किस साम्राज्य के शासक थे? राजा जनक जो थे वो किस साम्राज्य के शासक थे? मिथिला के थे, है ना। चलिए उनका विवाह जो हुआ था उनके पुत्री का जो विवाह हुआ था सीता का किनके साथ हुआ था? श्री राम के साथ। बिल्कुल। अब है कि आप बताएंगे आप लोग कि बिहार जो है, बिहार ब से बिहार प फ ब, वो बिहार जो है आपको कौन सा शब्द है? और य र ल वो बिहार जो है वो क्या है? तत्सम है। ठीक है, अब ये बताइए कि बिहार का उद्भव जो हुआ था किस शक्ति के रूप में? राजनीतिक शक्ति के रूप में हुआ था। ठीक है, अब ये बताइए कि बिहार का उदय सर्वप्रथम मगध सम्राट है ना बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? और इन सभी बातों की जानकारी मुझे कहाँ से मिलती है? वैदिक साहित्य और बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। अगला है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में ईसा मौर्य वंश का उदय हुआ, यानी कि मौर्य वंश का उदय कब हुआ? 4वीं शताब्दी में। बताते ना कि मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, इसलिए 4 से चंद्रगुप्त मौर्य, तो 4 से 4वीं शताब्दी। ठीक है, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में मौर्य वंश का उदय हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित इस वंश का सर्वाधिक प्रतापी और शक्तिशाली राजा कौन थे? अशोक थे। ईसा सन 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासनकाल में मगध साम्राज्य पुनः उन्नति की शिखर पर आया, यानी कि गुप्त वंश का जो मगध वंश का जो पतन हो गया था वह फिर से आपको कब उभरा? गुप्त वंश के शासनकाल में। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न है कि बिहार में मुस्लिम का शासन कब से कब तक रहा? 12वीं से 17वीं शताब्दी तक रहा। ठीक है, और 12वीं शताब्दी में जब मुस्लिम शासक शासन कर रहे थे उसी समय बिहार का नाम बिहार रख दिया और उस समय से अभी तक चल रहा है। तो याद रखिएगा आपके मुस्लिम शासक ने ही किया था, इसलिए आप लोग इस प्रश्न को भूलिएगा नहीं। आइए अब आपका अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी से संबंधित है। शेरशाह सूरी के समय सूबे के रूप में बिहार को नई मान्यता मिली और प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का स्थान अंग्रेजों के आगमन तक बना रहा। देखिए एक बार पुनः आइए हम जानते हैं कुछ अगले प्रश्न को भी। लिखा है शेरशाह सूरी के समय सूबे के रूप में बिहार को एक नई मान्यता मिली। तो आपका प्रश्न बन सकता है कि बिहार को जो एक नई मान्यता मिली थी वो नई मान्यता आपको किसके समय मिली थी? और वो किसके रूप में मिली थी? सूबे के रूप में। सूबे के रूप में। अब यहाँ एक प्रश्न आप बनाते हैं, आपको बना के दिखाते हैं। बिहार को सूबे के रूप में जो एक नई मान्यता मिली थी वो किसके समय में? देखिए 100 से सूबे है और 100 से शेरशाह सूरी है। याद रखिएगा शेरशाह सूरी से एक प्रश्न याद आ रहा है, बता देते हैं कि जीटी रोड यानी कि ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। और याद रखिएगा एक प्रश्न और कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। कहाँ है? सासाराम में है। ठीक है ना। तो बताइए कि सूबे के रूप में बिहार को जो एक नई मान्यता मिली वो आपको किसके शासनकाल में मिली थी? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, इसका अगला प्रश्न है बिहार को नई मान्यता मिली तथा प्रशासनिक इकाई के रूप में बिहार का स्थान अंग्रेजों के आगमन तक बना रहा। ठीक है, तो इसमें बस एक ही इतना ही महत्वपूर्ण है, शेरशाह सूरी के समय सूबे के रूप में बिहार को एक नई मान्यता मिली। इसके आगे आप लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। लिखा है 1764 में बताइए कौन सी लड़ाई हुई थी? पता है आप लोगों को? आपको ही पता है? बक्सर की लड़ाई है ना। बक्सर की लड़ाई कब हुई है? 1764 में हुई। 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय होकर अंग्रेजों ने बिहार पर जो कब्जा कर लिया वह 1947 ईस्वी में देश के आज़ाद होने तक जारी रहा। कहने का मतलब ये है अंग्रेज क्या किया, मतलब अंग्रेज और ये आपको बिहारी जो थे, बिहारी और अंग्रेज के बीच में आपको एक युद्ध हुआ जिसका नाम था आपको बक्सर। क्या नाम था? बक्सर की लड़ाई। बक्सर एक जगह है, तो बक्सर की जो लड़ाई हुई है वह 1764 में हुई है। पहला प्रश्न आपका ये बनता है, बताइएगा फटाफट से कि बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 में। बिल्कुल, बक्सर की लड़ाई कब हुई है? 1764 में हुई है।
और दूसरा में ये याद रखिएगा कि बक्सर की लड़ाई में जो बिहार को छीन लिया, कौन छीन लिया? अंग्रेज अंग्रेज। इसके बाद फिर बिहार को स्वतंत्रता कब मिली है? जब भारत आजाद हुआ है। तो बताइए भारत कब आजाद हुआ है? 1947 ईस्वी में, 15 अगस्त 1947 ईस्वी में 12 बजे रात में, है ना, भारत आजाद हुआ। तो उस समय बेचारा बिहार को भी छुटकारा मिल गया। तो बताइए कि बिहार को अपने कब्जा में अंग्रेज कब कर लिया था? 1764 में। और छोड़ा कब? 1947 में। काफी दिक्कत महसूस किया होगा हमारे बिहारी ने। चलते हैं, अगर ये सब देखना है तो देखिए लगान मूवी, है कि नहीं? लगान मूवी में किस तरह से अंग्रेज वार्तालाप कर रहा है। तो बताइए कि फटाफट से बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1764 में। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि बिहार अंग्रेजों के कब्जे में कब आया? 1764 में। क्योंकि बिहारी हार गया, अंग्रेज जीत गया और अंग्रेज उसको कब्जा कर लिया। फिर छोड़ा कब? 47 ईस्वी में। यानी कि जब भारत आजाद हुआ तब। 15 अगस्त 1947। चलिए अगला प्रश्न है, 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों से पराजित होने के, कहता है कि 1764 में बंगाल के नवाबों के अंग्रेजों से पराजित होने के बावजूद बिहार बंगाल का ही एक अंग रहा। बिहार किसका अंग रहा? बंगाल का। बंगाल का ही एक अंग रहा। ठीक है, 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाबों के अंग्रेजों से पराजित होने के बावजूद बिहार बंगाल का ही अंग बना रहा है ना। इसमें आपको कोई अच्छा प्रश्न नहीं बन रहा है, इसको छोड़ दीजिए। अब पूरा पढ़ने लगेंगे तो पूरा पढ़ने से थोड़ी ना एग्जाम निकलता है। एग्जाम निकलता है कुछ खास महत्वपूर्ण प्रश्न, सेलेक्टिव क्वेश्चन को पढ़िए। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। 1911 की बात है, बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक पृथक राज्य बनाने की घोषणा की गई और तदनुसार बंगाल का विभाजन हुआ। तो बताइए आप लोग कि बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 ईस्वी में हुआ। और 1905 ईस्वी में जो हुआ है किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, ठीक है। तथा 1 अप्रैल 1912 को बिहार के नाम से एक पृथक प्रांत विधिवत उद्घाटन किया गया। तो यहाँ पर 2 प्रश्न बनता है, जरा देखिएगा। 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को क्या किया गया? दोनों को संयुक्त कर दिया गया। संयुक्त मतलब संग कर दिया गया, मतलब मिला दिया गया। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया। किसे अलग कर दिया? बंगाल प्रेसिडेंसी से उसको अलग कर दिया गया और पृथक राज्य बनाने की घोषणा की। कहा कि मुझे अलग अलग राज्य कर दीजिए, है ना। इसके अनुसार बंगाल का विभाजन हो गया। और जब बंगाल से बिहार अलग हो गया और अलग होने के बावजूद फिर बिहार भी अलग हो गया और उड़ीसा जो उसे मिला हुआ था वो भी अलग हो गया। देखिए 1911 में पहले क्या हुआ? 1911 में पहले सुन लीजिए। 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा जो था कंबाइंड रूप में था। कंबाइंड का मतलब दोनों मिला हुआ था और मिले हुए रूप को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया। कहाँ से अलग कर दिया? बंगाल प्रेसिडेंसी। हाँ, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया किसको? बिहार और बंगाल को। बिहार और बंगाल को। इसके बाद फिर कहा बिहार और उड़ीसा की मुझे अलग अलग कर दीजिए आप। और इसके बाद जो है सो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को, कब? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को बिहार के नाम से आपको पृथक मतलब क्या होता है? अलग। प्रांत मतलब राज्य का विधिवत उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए। पहली बार 1936 ईस्वी में बिहार को 2 राज्यों में विभाजित किया गया। बताइए 1936 ईस्वी में जो है सो बिहार को 2 राज्य में बांट दिया गया, है ना। एक है उड़ीसा जो बिहार की एक कमिश्नरी थी, जो एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया। तो याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है कि आपको जो है बंगाल से बिहार कब अलग हुआ? तो 1912 में याद रखिएगा। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? तो 1936 में याद रखिएगा, है ना। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 ईस्वी में अलग हुआ। ठीक है, पहले बिहार जब अलग नहीं था तो वह बिहार का कमिश्नरी था आपको उड़ीसा। बात समझ में आ गया? इसके बावजूद फिर 1936 ईस्वी में बिहार उड़ीसा से अलग हो गया। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, एक बार पुनः हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं, आपको प्रश्न समझ में नहीं आया तो। 1911 ईस्वी में बिहार और उड़ीसा को संयुक्त रूप से, देखिए पहले बिहार और उड़ीसा दोनों संयुक्त था। संयुक्त का मतलब क्या हुआ? मिला हुआ था। लेकिन ये बंगाल प्रेसिडेंसी से जो अलग हुआ है वो कब हुआ है? 1911 में। बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार और उड़ीसा कब अलग हुआ है? 1911 ईस्वी में। फिर आपको बंगाल का विभाजन हो गया। ठीक है, क्लियर है। फिर कहता है कि ये जो बिहार के नाम से जो राज्य है उसके नाम से आपको जो राज्य बना, बात समझ में आ रहा है? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को जो एक अलग राज्य बना दिया गया। तो याद रखिए, अगर कहेगा कि बिहार बंगाल से कब अलग हुआ
तो देखिए बंगाल से जब पूछे तो बहुत से बंगाल, बहुत से 12 यानी कि 1912 में, और बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ तो 1936 में 1936 में। चलिए, और पूछेगा कि बिहार जो है जब अलग नहीं हुआ था उससे पहले बिहार और उड़ीसा का क्या संबंध था, तो कहेंगे कि बिहार जो था ना वो बिहार का कमिश्नरी था आपको उड़ीसा। तो बताइए कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना, और उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। चलिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बताइए भारत कब स्वतंत्र हुआ, 15 अगस्त 1947 को, टाइम कितने बजे, 12 बजे रात में। 12 बजे रात में। ये 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन हम लोग उसको 15 अगस्त क्यों मानते हैं, क्योंकि 12 बजे रात में हुआ था। तो बताइए घड़ी का टाइम कब बदलता है, 12 बजे। इसीलिए देश आज़ाद हुआ था 14 अगस्त को रात में, 12 बजे रात में हुआ था, लेकिन आधी रात में 12 बजे जो हुआ था, इसलिए हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं। बात समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो याद रखिएगा ये बात। स्वतंत्रता प्राप्ति के 1948 में सरायकेला और खारसावा 2 स्थानीय देसी राजाओं के स्टेट को बिहार में शामिल कर लिया गया। देखिए 1948 में जब भारत आज़ाद हो गया, क्या आज़ाद हो गया, भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1948 ईस्वी में सरायकेला और खरसावा 2 स्थानीय का मतलब क्या आता है, लोकल क्षेत्र, 2 स्थानीय देसी राजा के स्टेट को बिहार में शामिल कर लिया गया, है ना। तो अगर आपसे पूछे कि सरायकेला और खरसावा, किसको, सरायकेला और खरसावा को बिहार में कब मिला लिया गया, 1948 ईस्वी में, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए, तो शामिल कर लिया गया और उन्हें सिंहभूम जिले का अंग बना दिया गया, किंतु 1956 ईस्वी में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ, मोस्ट प्रश्न स्पीडी का कि राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ, 1956 में, और यही 1956 के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हुआ है, याद रखिएगा। 1956 ईस्वी में जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तब पुरुलिया और किशनगंज के कुछ भागों को काटकर पश्चिम बंगाल, है ना, में शामिल किया गया। 1948 ईस्वी के बाद सरायकेला और खरसावा 2 स्थानीय देशी के राजाओं के स्टेट मतलब क्या होता है, स्टेट मतलब राज होता है, बिहार में शामिल कर लिया। तो बताइए 2 स्थानीय राजा का नाम बताइए, सरायकेला और खरसावा। बताइए राजा का नाम क्या था, सरायकेला और खरसावा। सरायकेला, हंसते क्यों हैं आप लोग, केला रहे अनार रहे, आपको परीक्षा पास करना है, याद करना पड़ेगा। तो 1948 ईस्वी के बाद की बात है, सरायकेला और खरसावा 2 स्थानीय राजा के स्टेट को बिहार में शामिल कर लिया गया। बात समझ में आ रहा है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछे कि सरायकेला और खरसावा राजा को स्टेट में बिहार में कब मिला लिया गया, 1948 ईस्वी में, यानी कि देश के स्वतंत्र होने के बाद। चलिए अगला है, और उन्हें सिंहभूम जिले का अंग बना दिया गया, और उसको क्या बना दिया गया, सिंहभूम जिले का, बिल्कुल, और उन्हें सिंहभूम जिले का अंग बना दिया गया। मतलब देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सरायकेला को और खरसावा को पहले क्या कर दिया गया, वहाँ के स्टेट को मिला लिया, और वहाँ के जो राजा थे उसको मिला लिया, और उसके बाद वो जो सरायकेला था और खरसावा था, बात समझ में आ रहा है। चलिए तो बताएंगे आप लोग कि सरायकेला और खरसावा 2 स्थानीय देशी राजाओं के स्टेट को, है ना, 2 स्थानीय देशी राजाओं के स्टेट को बिहार में शामिल कर लिया गया। अगर आपसे पूछे कि सरायकेला और खरसावा 2 स्थानीय देशों को बिहार में कब शामिल किया गया, 1948 और उसको शामिल करने के बाद यहाँ जो ये सरायकेला और खरसावा जो देख रहे हैं, ये राजा का नाम नहीं, ठीक है, याद रखिएगा, ये देशी एक क्षेत्र का नाम है। तो उस क्षेत्र को शामिल कर लिया गया, और उस क्षेत्र को ना सिंहभूम बोलिएगा, सिंहभूम जिले का अंग बना दिया। किसको बना दिया, सरायकेला और खरसावा को, है ना, किसका अंग बना दिया गया, जिले का अंग बना दिया गया। अगला है आपको 1956 ईस्वी में राज्य का पुनर्गठन हुआ। तो बताइए राज्य पुनर्गठन मतलब कब, आयोग कब गठित हुआ, 1956 ईस्वी में। इसके बाद है तब पुरुलिया और किशनगंज के कुछ भागों को काटकर पश्चिम बंगाल में शामिल कर लिया गया। इसके बाद फिर क्या हुआ, जब राज्य पुनर्गठन हुआ उसके बाद पुरुलिया और किशनगंज के कुछ भागों को काटकर पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार ये पुरुलिया और किशनगंज की जो बात है इसको छोड़ दीजिए।
इस प्रकार जो बिहार अस्तित्व में आया वह वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के निर्माण होने तक। अब देखिए याद रखिएगा, झारखंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 2000 में। तो इसलिए याद रखिएगा क्योंकि ये 2000 में अलग हुआ था, इसलिए झारखंड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर 2000 में। 1 नवंबर 2000 में। ठीक है, इसके बाद आइए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना रहा। बात समझ में आ रहा है? झारखंड। इस प्रकार बिहार के अस्तित्व में आया और वर्ष 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य के निर्माण होने तक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना रहा। कौन बना रहा? झारखंड। ठीक है, तो बिहार जो है आपको जब बिहार से झारखंड जब अलग हुआ उसके बाद कर रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का यानी कि भारत का 9वां और जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना दिया गया। किसको? बिहार को। किसको बना दिया गया? बिहार को। अब चलिए आज का हमारा जो लास्ट कंटेंट है उस पर जरा हम गौर फरमाते हैं। लिखा है 2001 ईस्वी की बात है। 2001 की जनगणना के बाद, जनगणना समझते हैं ना, जो अब जातीय जनगणना बंद कर दिया गया है। 2001 की जनगणना के बाद बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 12वां और जनसंख्या की दृष्टि से देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। तो बताइए बिहार का मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्यावां राज्य है? बिहार 12वां राज्य है। ठीक है, और जब तेलंगाना बनने के बाद, जब तेलंगाना राज्य बन गया उसके बाद यह 13वां हो गया। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद जो है जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें बिहार की तो बिहार तीसरा स्थान पर है। देश में किस स्थान पर है? तीसरा स्थान पर। हाँ, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान पर और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां या 13वां। तेलंगाना बनने के बाद अगर पूछे तो 13वां, तेलंगाना बनने से पहले पूछे तो 12वां स्थान पर था। तो ये आपको जो भी बताएं कि 12वां और 13वां स्थान पर जो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से था वो किस जनगणना के अनुसार? 2001 के जनगणना के अनुसार। तो बताइए एक बार फटाफट से कि शेरशाह सूरी ने किस मार्ग की स्थापना किया था? बिहार जीटी रोड। किसकी स्थापना किया था? जीटी रोड। अब बताएंगे आप लोग कि सूबे के रूप में बिहार को नई मान्यता जो मिली है वो किसके समय में? शेरशाह सूरी के समय में। ठीक है, चलिए बताएंगे कि बक्सर की लड़ाई कब हुई? 1964 में। और उसके बाद से ही बिहार किसके अंदर चला गया? कब तक बना रहा? 1947। कब तक बिहार गुलाम रहा? 1947 ईस्वी तक। ठीक है, और बताइए कि 1764 ईस्वी में बंगाल के नवाबों ने अंग्रेजों से पराजित होने के बावजूद बिहार बंगाल का ही अंग बना रहा। ये कंटेंट महत्वपूर्ण नहीं है। आगे है आपको कि 1911 ईस्वी में किस राज्य को बताइए कि बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर दिया गया? किस राज्य को अलग कर दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी से? बिहार और उड़ीसा को। अब बताइए कि 1 अप्रैल 1912 को क्या हुआ था? बताइए, कुछ बताएंगे? तो बिहार के नाम से एक पृथक प्रांत, पृथक राज्य का जो है उद्घाटन किया गया। बताइए बिहार से बंगाल कब अलग हुआ था? बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। अब बताइए कि उड़ीसा से बिहार कब अलग हुआ था? 1936 ईस्वी में। कब हुआ था? 1936 ईस्वी। अब बताइए वर्ष 2000 की जनगणना के अनुसार है, 2000 की जनगणना के अनुसार ये बात चल रही है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो था वो आपको क्यावां स्थान पर था? 12वां स्थान। देखिए 9वां स्थान पर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार 9वां स्थान पर था, वो 2000 के जनगणना के अनुसार से। ठीक है ना। और जनसंख्या की दृष्टि से अगर बात करें तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य था वो आपको बिहार। ठीक है, आगे है 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का क्यावां राज्य है? 12वां। और तेलंगाना बनने के बाद तेलंगाना पहले जिला था। ये बार बार रिपीट किया है, आप लोग को कॉन्सेप्ट दे देते हैं। आंध्र प्रदेश का एक जिला था तेलंगाना, जो कि जिसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई, तब उसको एक राज्य घोषित कर दिया गया। जिला से क्या बना दिया गया? राज्य बना दिया गया। किसको? तेलंगाना को। ठीक है, तो तेलंगाना जब बन गया तो वह क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां राज्य बन गया। कौन? बिहार। और जनसंख्या की दृष्टि से वह तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। कौन? बिहार। तो बताइए जनसंख्या की दृष्टि से 2001 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार क्या राज्य है? तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बात समझ में आ गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां और तेलंगाना के बनने के बाद 13वां हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग फिर से बिहार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग पढ़